हमारे चैनल खंडबल क्लासेज में। तो आज हम पढ़ रहे हैं लर्न वेल सोशल साइंस क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नेम है द मुगल एम्परर। तो इसमें हमने पार्ट 1 जो कि पहले पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे शाहजहाँ से। ठीक है, इससे पहले के जो हैं वो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना है या फिर एक्सप्लेनेशंस का वीडियो देखना है तो भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन दबा दो जल्दी जल्दी। तो देखते हैं शाहजहाँ जो कि जहांगीर खुर्रम के पुत्र थे, और जहांगीर जो खुर्रम है वो अकबर के पुत्र थे। ठीक है, तो शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंस खुर्रम सक्सीड द जहांगीर नेक्स्ट मुगल एम्पायर एंड ही टुक बी टाइटल ऑफ द शाहजहाँ। जहांगीर के पुत्र जो शाहजहाँ थे वो अपने शाहजहाँ नाम से जो है इस पर रूल किए थे। एंड ही बॉर्न इन द 1592 इन राजपूत प्रिंसेस मानवती, यानी कि राजपूत एक राजकुमारी थी मानवती, तो उनसे ये इनका जन्म हुआ था। एंड मानवती जो थी वो राणा उदय सिंह की डॉटर थी, जो कि राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे उस टाइम, वहाँ के रूलर थे। शाहजहाँ बाज मेरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम से जो है शादी की थी। एंड हु वाज गिवन द टाइटल मुमताज़ महल, जिसको कि मुमताज़ महल कहते हैं। और मुमताज़ महल के लिए ही इन्होंने जो है आगरा में ताजमहल भी बनवाया था। ही इज़ कंसिडर्ड टू इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल, मतलब जो शाहजहाँ थे बहुत ही अच्छे रूलर थे। हिज रीजन वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरिटी या प्रॉस्पेरियस एज टू बी इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब इनका जो रूल था वो बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला रूल था। लाइक अकबर ही वाज द ईगर टू एक्सपेंड हिज पास्ट एम्पायर, मतलब अकबर की तरह ही इनमें भी वही सोच थी कि वो अपने एम्पायर को बड़ा करे, एक्सटेंड करें। ही वाज द बेस्ट नोन फॉर डेक्कन एंड द फॉरेन पॉलिसीज, यानी कि ये जो है डेक्कन को और फॉरेन पॉलिसीज को अच्छे से जानते थे। ही नॉट ओनली सरप्राइज द रिवोल्ट ऑफ बुंदेल राजपूत बट आल्सो फोर्स टू द रूलर्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा टू इन डेक्कन टू साइन ट्रीट विद हिम 1636 से, यानी इन्होंने गोलकोंडा और बीजापुर के जो शासक थे उनको भी फोर्स किया था इस चीज़ के लिए कि भाई डेक्कन तक जो है अपने रूल को एक्सटेंड करे। एट अटेम्प्ट टू रिक्वायरेंट खानदार इन 1638 एंड अप्रूव द उज्बेक्स इन द वल्क रीजन, यानी कि वल्क रीजन में जो उज्बेक्स थे, ठीक है, उनको इन्होंने अप्रूव किया था, मतलब वहाँ से उखाड़ फेंका था। ही शिफ्टेड द कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल जो है उसको शिफ्ट किया था आगरा टू दिल्ली एंड रूल फ्रॉम द रेड फोर्ट, और आगरा से दिल्ली जो है इन्होंने अपनी जो वो थी किंगडम उसको शिफ्ट किया था, और दिल्ली से इन्होंने रूल किया था रेड फोर्ट से। ठीक है, तो जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है, ये शाहजहाँ थे और ये मुमताज़ महल थी, जो कि जिनका असली नाम जो है वो है अर्जुमंद बानो बेगम। अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब शाहजहाँ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, तो देखो पद शाहजहाँ रिटन बाय द अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा एक जो बुक राइट की गई थी पद शाहजहाँ, ठीक है, तो उससे हमें शाहजहाँ के बारे में जानने को मिल सकता है। एंड इनायत खान ने भी एक जान हाँ देखो, इनायत खान शाह जहाँनामा, इनायत खान शाहनामा ने भी जहाँनामा लिखा था, जो कि शाहजहाँ के बारे में ही थी। इस बुक में भी शाहजहाँ के बारे में जानने को मिलता है। एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स, यानी जो फॉरेन ट्रेवल्स थे उनके अकाउंट से भी हमें शाहजहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। फॉरेन ट्रेवल्स है और ट्रेवलर्स है या फिर मिशनरीज है या फिर मर्चेंट है, जो भी विदेशों से आते थे, तो उनके डायरी से भी हमें शाहजहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। शाहजहाँ का 4 सन थे, एक तो था दाराशुकोर, शुजा, मना, मुराद और औरंगजेब। ठीक है, तो इन तीनों में से जो थे, इन तीनों तो ख़त्म हो गए थे, औरंगजेब ने ही रूल किया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो औरंगजेब ने अपने जो भाई हैं, जितने भी 3 ब्रदर्स थे उनका मर्डर कर दिया था, और ख़ुद जो है मतलब खुद अपने उन्होंने क्राउन को हासिल कर लिया था, मतलब वो राजा बन गए थे। ठीक है, एंड फिर उन्होंने आगरा और जो शाहजहाँ थे वो उन्होंने शाहजहाँ को जो है जेल में डाल दिया था, और वो फिर मर गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी 1666 में। तो यह है औरंगजेब, जिन्होंने अपने 3 भाइयों को
ख़त्म किया था, मर्डर किया था, उसके बाद में ये बनी थी। ठीक है, तो शाहजहाँ ने अपने आप को जो है डिक्लेयर कर दिया था एम्परर ऑफ द दिस डायनेसिटी, और इन्होंने जो है आलमगीर नाम से जो है ये राजा बने थे। एंड ही रूल्ड 50 ईयर्स टिल द डेथ इन 1707, यानी कि उन्होंने 50 साल तक शासन किया था अपनी मृत्यु तक, 1707 तक। ठीक है, अहमदनगर में इनकी जो है डेथ हो गई थी लास्ट टाइम पे। अब हम पढ़ते हैं रिवेलियन ड्यूरिंग द रीजन। तो इस टाइम पे क्या क्या रिवेलियन होते हैं, तो देखो देवर भी ए नंबर ऑफ रिवेलियन ड्यूरिंग द औरंगजेब रीजन। द अहुम्स इन, देखो अहुन्स, अहुन्स एक डायनेसिटी का नेम है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। एंड जाट ऑफ द आगरा दहली के जाट हैं, वो सतनामी है मथुरा के। ठीक है, तो इन्होंने ये सभी रिवेलियन थे उस टाइम जिन्होंने रिवेल किया था अपोज, मतलब औरंगजेब का अपोज में। औरंगजेब हैड ए कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर के साथ में भी इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। एंड दिस लीड टू बी इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पीस लविंग सिक्स इनटू ए मिलिट्री कम्युनिटी कॉल्ड द खालसा। ठीक है, खालसा के खालसा जो पंथ है, मतलब खालसा का जन्म हुआ था उस टाइम पे, मतलब खालसा कम्युनिटी, खालसा में खालसा एक मिलिट्री कम्युनिटी हुआ करती थी, जो कि तेग बहादुर के ही टाइम पे हुआ करती थी। तेग बहादुर जो कि फिर और 9th सिख गुरु थे उस टाइम पे। ठीक है, एंड द मराठा अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द छत्रपति शिवाजी, मतलब छत्रपति शिवाजी उस टाइम जो है रूलर थे। एंड बिकम ए फॉर्मिडेबल चैलेंज इन द औरंगजेब, जिन्होंने औरंगजेब को चैलेंज किया था। ड्यू टू हिज इन डिफरेंस टुवर्ड्स द मराठाज, द स्ट्रगल टू कंटिन्यू टू सर्वल ईयर्स विच कीप्ड हिम एंगेज्ड इन डेक्कन। और मराठा जो थे वो डेक्कन पार्ट को उन्होंने एंगेज कर लिया था। ये जो मराठा और मुगल्स का जो स्ट्रगल था वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। इट वाज अंडर हिज रूल्स इन 1690। बीजापुर है, गोलकुंडा है, ये सब जो थे मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी थे उसके अंडर में थे। ठीक है, अंडर औरंगजेब द साइज ऑफ द मुगल एम्पायर रीच टू बी मैक्सिमम एक्सटेंट, और इन्होंने जो है डेक्कन पार्ट तक अपने रूल को एक्सटेंड किया था। कौन ने? औरंगजेब ने। ठीक है, एंड अकाउंट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट टू बी होल्ड द एम्पायर टुगेदर। ठीक है, लेकिन अब एक्सटेंड तो कर लिया था, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज भी उन्हें मतलब अच्छी से नहीं आती थी, और उनका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसके कारण वो पूरे एम्पायर को होल्ड नहीं कर सके थे। आगे हम देखते हैं, तो देखो ये खालसा है। आगे हम पढ़ते हैं पर्सनल ट्रेड्स, कि इनके क्या क्या पर्सनल ट्रेड्स थे। तो देखो औरंगजेब वाज एन ऑर्थोडॉक्स गॉड फेयरिंग एंड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर, मतलब औरंगजेब जो थे वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखने वाले, गॉड फेयरिंग मतलब भगवान से डरने वाले जो थे, वो थे क्या बोलते हैं किंग। ही लिड ए सिंपल लाइफ, उन्होंने सिंपल ज़िंदगी जिया। एंड कॉल्ड जिंदा पीर, औरंगजेब को जो है निक नेम से जाना जाता था, वो उनका निक नेम था जिंदा पीर, यानी जिंदा पीर की जो उपाधि है वो औरंगजेब को मिली थी। लिविंग सेंट मतलब संत की तरह रहना। ठीक है, हाउएवर ही वाज द सुपरस्टिशियस नेचर एंड दे ट्रस्ट एनीवन, मतलब ये जो है किसी पर विश्वास भी नहीं करते थे। ही रिपोस्ट जायजा अपॉन हिंदू विच वाज रिमूव्ड बाय अकबर, इन्होंने जो है जजिया जो है एक टैक्स का नाम है ये जजिया, इन्होंने जजिया जो टैक्स जो अकबर ने लगाया था उसको जो है औरंगजेब ने ही रिमूव किया था। ठीक है, जजिया जो टैक्स होता था वो सिर्फ हिंदुओं पर ही लगाया जाता था उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे। ही चीफ आर्किटेक्ट अचीवमेंट इज बादशाही मॉस्को ऑफ लाहौर, इन्होंने जो है आर्किटेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। काफ़ी बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स इन्होंने बनवाए थे, उनमें से एक एग्जांपल है बादशाही जो मॉस्को है लाहौर में, वो इन्होंने बनवाई थी। एंड द लार्जेस्ट मॉस्को इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम, उस टाइम पे ये सबसे बड़ी मॉस्को थी। एंड ही वाज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स आफ्टर द डेथ इन, ये जो थे सबसे लास्ट मुगल्स थे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ आ गए थे। अंग्रेज़ों को जो अनुमति है, अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की जो अनुमति है वो भी इन्होंने दी थी, और इनकी डेथ जो है 1707 में हो गई थी। ठीक है, बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु के बाद जो है बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुग़ल रूलर बने थे। ठीक है, और उस टाइम पे ये जो बने थे वो 1857 के करीब बने थे। उस टाइम पे जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सो अगेंस्ट ब्रिटिश बट कैप्चर्ड एंड सेंट टू बी एक्सटर यकोंग यानी म्यांमार, उनको कैप्चर कर लिया गया था, कि उनको बहादुर शाह जफर को मतलब पकड़ लिया गया था, और उसके बाद उन्हें म्यांमार भेज दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है राजशाही शासन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो यानी कि जो औरंगजेब थे वहाँ तक ही जो है राजशाही शासन पूरी तरह चला था, क्योंकि उसके बाद में ब्रिटिश लोग आ गए थे।
आगे हम पढ़ते हैं द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो देखो मुगल से वर कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, मुगल जो थे डायनेसिटी के जो रूलर थे उन वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस शेरशाह एन इंडियन रूलर, शेरशाह जो कि इंडियन रूलर था, इंट्रोड्यूस इनोवेशन ऑफ द ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अच्छे से मतलब उन्होंने फॉलो किया था एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसको। अकबर इम्प्रूव्ड, फिर उसके बाद अकबर ने थोड़ा इम्प्रूव किया इसमें, एंड इसके बाद में धीरे धीरे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छे से मेंटेन हो गया था, क्योंकि बाकी के जो सक्सेसर थे उन्होंने उसको अच्छे से लीड किया था। अब हम देखते हैं सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा था। तो देखो द एम्परर वाज द पिवट ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एम्परर जो था, शासक जो था, मेन जो राजा था, वो एक तरह से पिवट था किसका, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का। एंड ही वाज एन ऑटोक्रेट एंड हैड अनलिमिटेड पावर, इसको बहुत ज़्यादा पावर थी। ही एम्परर डिड नॉट कैरी आउट ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल हैंडेड, ही हैड ए नंबर ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द असिस्टेंट, मतलब जो भाई कोई राजा है तो राजा अकेला ही तो सबको होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग जो है वो मिनिस्टर्स जो है उनको वो अपॉइंट करता था उस कि आज भी ऐसा होता है। ठीक है, हमारी जो सरकार चलती है वो कौन से एक आदमी थोड़ी चला लेता है, जैसे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, तो उसके नीचे भी हर स्टेट में जो है चीफ मिनिस्टर होता है ना। तो ऐसे सरकार चलती है, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट होते थे वो थे वकील, दीवान, मीर बख्शी एंड द खाने सामान। ठीक है, और वजीर जो था वो चीफ मिनिस्टर था, एंड दीवान जो है वो कंट्रोल करता था फाइनेंस और रेवेन्यू पे। ठीक है, दोनों पे है, जो दीवान कंट्रोल करता था फाइनेंस और रेवेन्यू पे, एंड ही मेड रूल्स द रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये जो था वजीर, यही लैंड रेवेन्यू में कैसे मतलब टैक्स को कलेक्ट करना है, तो वो उसके लिए जो है रूल्स बनाता था। एंड मीर बख्शी वाज मैनली कंसर्ट विद द रिक्रूटमेंट, यानी मीर बख्शी जो होता था वो नई रिक्रूटमेंट मतलब नई जो भर्तियां हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, तो उसको वो कर मतलब वो ही मतलब रिक्रूटमेंट का काम करता था। आगे खाने सामान बाज इंचार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, मतलब खाने सामान जो है हाउस होल्ड मतलब रॉयल जो घर है, मतलब राजा का जो है घर, उसके इंचार्ज होते थे। एंड ही इसकी जो मेन ड्यूटी होती थी वो है एम्परर के जो पर्सनल सर्वेंट होते थे, ठीक है, वो राजा का खाना है, स्टोर्स है, तो इन चीज़ों को वो देखा करते थे। फिर है सरदार ए सदूर बाज द इनकरेज इस्लामिक लर्निंग एंड ऑल द ऑफिशियल ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट सच एज काजी। ठीक है, काजी जो होते थे वो मतलब फैसला करते थे, एक तरह से जज होते थे उस टाइम पे। एंड मुफ्तीज़ है, ठीक है, ये सब जो है किंग के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है, मुगल टाइम पे। एंड प्रोविशनल जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज द मुगल एम्पर हैड डिवाइडेड एम्पर इनटू प्रोविंस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के कारण जो है, जैसे अभी हमारे मैंने बताया था आपको कि स्टेट है, स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील है, तहसील के नीचे गांव है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम पहले भी था। ठीक है, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिवाइड किया गया था प्रोविंस में और सूबाज में। ठीक है, द हेड ऑफ द प्रोविंसल, जो प्रोविंशनल का जो हेड होता था, ठीक है, उसको हम सूबेदार कहते थे। एंड सिहपल सार भी कहते थे। ठीक है, और उनका जो वर्क होता था टू मेंटेन पीस एंड अंडर प्रोविंस, मतलब जो है अपने एरिया में, यानी कि अपने जो एरिया है, अपना जो गांव है, उसमें शांति बनाए रखना होता है उनका काम। एंड होल्ड कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, और जस्टिस सिस्टम को होल्ड करना। ठीक है, एग्रीकल्चर को इंकरेज करना, एंड इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, ये उनका काम होता था। और सूबेदार वाज द सुप्रीम मिलिट्री, सूबेदार जो होता था वो मिलिट्री कमांडर का सुप्रीम होता था। एंड ही हैड टू पावर टू पनिश डिसओबीडेंट मतलब सब सबोर्डिनेट्स, मतलब जो डिसअपॉइंटेड जो आर्मीज के लोग होते थे उनको इनको पनिश करने का भी पावर होता था इनको सूबेदार्स को। आगे देखो, बट देर आर द सर्टेन चेक्स ऑन द पावर्स ऑफ सूबेदार्स, एटलीस्ट 3 सेंट्रल मिनिस्टर, एक तो होता है बिज, दीवान और मीर बख्शी, एंड सरदार सदूर एट डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सूबेदार, तो उनका सूबेदार के ऊपर भी इन तीनों का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। द एम्पर अपॉइंट सूबेदार इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द मिनिस्टर, मतलब जो सूबेदार के ऊपर इन तीनों को है जो है एम्परर, मतलब जो शासक होता था वही नियुक्त करता था, मतलब अपॉइंट करता था। ठीक है, और बाकी के छोटे कामों के लिए जैसे
मुकद्दम, पटवारी वगैरह, चौकीदार वगैरह ये तो होते ही थे जो कि गाँवों में काम करते थे, पंचायत लेवल पे काम करते थे। ठीक है, आगे रेवेन्यू सिस्टम को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो, इन अर्ली टाइम मेन सोर्स ऑफ इनकम का जो मेन सोर्स होता था गवर्नमेंट का, वो होता था लैंड रेवेन्यू, यानी कि ज़मीन पर टैक्स। ठीक है, और ज़मीन का मतलब है कल्टिवेटर लैंड। ठीक है, यानी जो खेती बाड़ी होती थी तो वहाँ पर टैक्स फिक्स था। ठीक है, एंड अलग अलग तरह की ज़मीन के लिए अलग अलग तरह के टैक्स फिक्स थे। द गवर्नमेंट गिव्स लोन्स टू एफिशिएंट, मतलब जो गरीब लोग थे उनको गवर्नमेंट लोन दिया करती थी। ठीक है, अफेक्टेड बाय द फेमिन एंड ड्राउट, अगर उनकी फसल जो है सूखे से या फिर बाढ़ वगैरह से अफेक्ट हो जाती थी। ठीक है, जैसा कि अभी भी देती है। ठीक है, हमारी अभी फ़िलहाल की जो सरकार है तो वो भी ऐसे लोगों को लोन देती है या फिर उनका जो है कर्जा माफ़ भी करती है। तो ये सब जो सिस्टम था वो पहले के टाइम पर भी था, मुगल्स पीरियड में भी था, तो वहाँ से ही तो इन लोगों को सीख मिली है। आगे हम पढ़ते हैं मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था, तो देखो, एज सेड अर्लियर, अकबर रिकोगनाइज द होल मशीनरी ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री सर्विस ऑफ द न्यू लाइन्स नोन एज मनसबदारी। मतलब ये मनसबदारी जो प्रथा है अकबर के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इन्होंने जो होल मशीनरी सिस्टम थी, है ना, मिलिट्री वगैरह, इसको मनसबदारी में कन्वर्ट किया था। मनसबदारी ड्रू पे अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग पे करना मनसबदारी का अर्थ ही होता है। हैड टू बी फर्निश द नंबर ऑफ मैन इंडिकेट इन देयर ग्रेड, मतलब हर लोगों की ग्रेडिंग करना। वैन कॉल्ड अपॉन टू डू, मतलब वो जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से उनकी ग्रेडिंग करना। एंड द हाईएस्ट ग्रेड वर रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, और जो अच्छी ग्रेड वाले जो लोग होते थे वो रॉयल फैब्रिक लॉयल, मतलब जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर जो है उनको अपॉइंट किया जाता था, मतलब नियुक्त किया जाता था। एंड द मनसबदारी ट्रूप्स वर रिक्रूटेड बाय द मनसबदार, मतलब मनसबदारी जो होते थे उनको मनसबदार जो है रिक्रूट करता था, मतलब भर्ती करता था हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब खुद के द्वारा। एंड फिर जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम करता था। द किंग हाउएवर लेड डाउन जनरल रूलर्स फॉर द रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस एंड पेमेंट ऑफ द ट्रूप्स। ठीक है, और राजा जो है वो जनरल रूल्स को रिक्रूट करता था, उनका मेंटेनेंस करता था, पेमेंट करता था, टू कीप ए चेक ऑफ द माल प्रैक्टिस ऑफ द मनसबदार्स, यानी कि मनसबदार की कोई गलती ना हो उसके लिए वो है अपने जो है जनरल्स को कहता था। डिस्क्रीट रूल्स ऑफ द सोल्जर वर मेंटेन्ड। अब देखो, मनसबदारी और जागीर में फ़र्क है, क्योंकि मनसबदारी में एक जो वो होता है, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, एक जो लीडर होता है उसके ऊपर और भी लीडर्स होते हैं। बट जागीर में ऐसा नहीं होता है। तो देखो, जागीर वाज ए ग्रांट ऑफ लैंड गिवन बाय द एम्परर, यानी एम्परर जो ज़मीन का टुकड़ा किसको, किसी भी इंसान को जागीर के रूप में देता था तो वो जागीरदार होता था। टू द मनसबदारी टू इनेबल हिम टू राइज फंड्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट एंड टैक्स, जबकि हाँ, एंड द फंड्स, मनसबदार जो होते थे वो उनको इनेबल करते थे, मतलब फंड्स को, जो रेंट से आता था या फिर टैक्स से आता था। द फंड वुड मीट पर्सनल, मतलब फंड जो है या तो पर्सनल जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के लिए, मेंटेन के लिए, कॉस्ट के लिए यूज करता था, उसको हम बोलते थे सवार। आगे हम पढ़ते हैं एग्रेन रिलेशन। एग्रेन जो रिलेशन है उसमें एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर की किस प्रकार से ग्रोथिंग हुई थी, किस प्रकार से एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वहाँ का डेवलप हुआ था। तो एग्रीकल्चर देखो डोमिनेट द इकोनॉमिक एंड फूड ग्रेन्स एज द प्रिंसिपल प्रोड्यूस, मतलब फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट वो था वे। एंड वाइल सम फूड ग्रेन्स स्पेसीज एंड कोडिमेंट्स वर एक्सपोर्ट टू द गुजरात, मतलब इन जगह पर जो है फूड को एक्सपोर्ट किया जाता था, गुजरात, बंगाल, डेक्कन। नो फूड स्टॉप वाज इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स भी, और डिलीशियस द एप्लुएंट क्लासेज एंड रॉयल्टी, रॉयल
मतलब रॉयल के लिए भी, मतलब राजा के दरबार के लिए भी जो है फ्रूट्स को सप्लाई किया जाता था। आगे देखो, इन दिस पीरियड एफिशिएंट प्रोसेस इज लैंड एज लॉन्ग पेड रेवेन्यू, मतलब एफिशिएंट जो होता था, मतलब गरीब किसान जो होता था वो अपनी ज़मीन पर खेती करने के लिए काफ़ी अमाउंट में जो है रेवेन्यू पे करता था। ही कुड आल्सो सेल हिज लैंड, और मतलब वो अपने सेल मतलब लैंड को बेच भी सकता था। एंड अपने जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें बांट सकता था, या फिर जो उसका लैंड है उसकी मृत्यु के बाद उसका बच्चों का भी हो सकता था। फिशेंट वुड ऑन बाय लैंड, मतलब फिशेंट जो थे उनका खुद का खेत, जब वो अपने खुद के खेत का जो यूज करते थे उन्हें हम उस टाइम पे खुद कास्ट कहते थे। और जो दूसरों के खेत को जो है मतलब किराए पे लेके खेती किया करते थे, ठीक है, ठीक है, उन्हें हम आ, फहीज कहते थे, ठीक है। खुदकास्ट वर मोर नोमरस दैन द पहीज, और खुदकास्ट जो थे वो ज़्यादा अच्छे होते थे क्योंकि वो अपनी खेती पर करते थे, अपने खेत में ही खेती करते थे, मतलब उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। द इकोनॉमी लेवल कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, देयर वाज ए वास्ट डिस्पैरिटी बिटवीन द लग्जरियस लाइफ स्टाइल ऑफ द नोबल्स एंड द जमींदार। तो नॉवल्स नॉवल्स और ज़मींदार के बिटवीन इनके इनके पास तो लग्जरी लाइफ स्टाइल होती थी, लेकिन पॉवर्टी ऑफ और जो गरीबी है वो पीसेंट में, आर्टिसंस में, लेबर में, इनमें जो उस टाइम पे गरीबी होती थी। राइट ऑफ ओवरशिप ऑफ द लैंड डिपेंडेड मैनली द सक्सेशन एंड द राइट्स वाज बीइंग क्रिएटेड, और जो लैंड पर लैंड का जो राइट है या ओवरशिप है वो भी उन्हें मिलता था जो कि सक्सेशन होते थे, मतलब सक्सेसर होते थे, ठीक है, यानी कि वो जो है एक नॉवेल्स के करीब होते थे। इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, और बाकी के चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो भी आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें।